वेलकम दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट खुबालकर और रिट पिटीशन को लेकर एक स्वतंत्र वीडियो, डिटेल वीडियो मैंने यहां बनाया था। आपको आई बटन में दिख जाएगा। उस वीडियो में काफ़ी सारी जनरल बातें मैंने आपको बताई थी रिट पिटीशन को लेकर, वो कानूनी उपाय को लेकर। मगर आज इस वीडियो में मैं 3 स्पेसिफिक बातों पर बात करूंगा जो आपके काम की हो सकती है। और वो बातें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिट पिटीशन की रेमेडी किसको उपलब्ध है, किसके खिलाफ उपलब्ध है और किस प्रकार की रिलीफ्स, किस प्रकार का दुख, किस प्रकार की तकलीफ़ वो रिट पिटीशन के द्वारा दूर हो सकती है। तो करेंगे पहली बात कि रिट पिटीशन कौन दायर कर सकता है। देखिए, रिट पिटीशन दायर करने के लिए जो पिटिशनर होता है, याचिकाकर्ता जो होता है, उसे होना चाहिए लोकस स्टैंडाई। अब समझ लीजिए लोकस स्टैंडाई यानी क्या होता है। तो लोकस स्टैंडाई यानी कि वो व्यक्ति जो पिटिशन कर रहा है, उसका पिटिशन में जो तकलीफ़ उत्पन्न हुई है उससे संबंध, वो किस तरह से उस तकलीफ़ से जुड़ा हुआ है, उसका जुड़ा हुआ होना, इसे कहते हैं लोकस स्टैंडाई। तो सामान्य परिस्थिति में लोकस स्टैंडाई किसे होता है? उसे होता है जो व्यथित हुआ है। मतलब कि व्यथित व्यक्ति ही रिट पिटीशन दायर कर सकता है। अब जब मैं कहता हूँ व्यथित व्यक्ति, इंग्लिश में इसे कहते हैं पर्सन अग्रीव्ड। तो व्यथित व्यक्ति यानी पर्सन अग्रीव्ड किसे माना गया है? उसे माना गया है जिसको लीगल इंजुरी पहुँची है, मतलब कि कानूनी ठेस, कानूनी जख्म जिसे हुआ है, वह व्यक्ति होता है व्यथित व्यक्ति, पर्सन अग्रीव्ड। और यह व्यक्ति रिट पिटीशन दायर कर सकता है। अब कानूनी ठेस पहुंची है किसी को, ये कब माना जाएगा? तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार है और उस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो माना जाएगा कि उसे लीगल इंजुरी हुई है या उसका कोई लीगल राइट अफेक्ट हुआ है या उसे कानूनी ठेस पहुंची है। तो जब किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार उल्लंघित होता है तो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कानूनी ठेस पहुंची है, उसको लीगल इंजुरी हुई है, कानूनी तरीके से कुछ उसके साथ गलत हुआ है और इस वजह से वो व्यक्ति व्यथित व्यक्ति है। और यह व्यथित व्यक्ति ही सामान्य परिस्थितियों में रिट पिटीशन दायर कर सकता है। कोई अनजान व्यक्ति दायर नहीं कर सकता। हाँ, कुछ अपवादात्मक परिस्थितियां हैं जिसमें कोई अनजान व्यक्ति भी रिट पिटीशन दायर कर सकता है, मगर वो अपवादात्मक परिस्थितियां क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये ध्यान में ले लीजिए कि केवल पर्सन अग्रीव्ड ये रिट पिटीशन दायर कर सकता है। रिट पिटीशन दायर करने वाले जो लोग होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज किया गया है। पहली कैटेगरी जो अभी मैंने बताया, व्यथित व्यक्ति यानी कि पर्सन अग्रीव्ड। दूसरी कैटेगरी स्ट्रेंजर्स, यानी कि ऐसे लोग जो अनजान हैं, मतलब जिनका लीगल इंजुरी से कोई वास्ता नहीं, स्ट्रेंजर्स, अनजान व्यक्ति। और तीसरे बिजी बॉडी, यानी जिनको कुछ काम धाम कुछ नहीं, बस जाकर कोर्ट में ये दायर करो वो दायर करो। इंटरमेडलर्स यानी बीच बीच में अपना अपना कुछ तो भी करते रहो, इस टाइप के लोग, बिजी बॉडी, वो उनको कहा जाता है। तो इस तरह के 3 कैटेगरीज रिकॉग्नाइज की गई है। अब कानून ये कहता है कि ये जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, बिजी बॉडीज़ और मेडलसम इंटरपोलर्स, इनकी याचिका, इनकी रिट पिटीशन तो तुरंत ही खारिज कर देनी चाहिए, उनको दरवाजे से ही भगा देना चाहिए। क्योंकि ये लोग जिन चीज़ों से उनका वास्ता नहीं है उसमें जाके इंटरमेडल करते रहते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी आके वहाँ पर वो पिटीशन फाइल करते हैं। तो इनकी पिटीशन तुरंत ही खारिज कर देना चाहिए, ऐसे कानून के निर्देश है। अब बात आती है पहले 2 कैटेगरीज के। तो पर्सन अग्रीव्ड, इसको तो लीगल राइट होता ही है रिट पिटीशन दायर करने का। देखिए, पर्सन अग्रीव्ड या लोकस स्टैंडी, इस बात को लेकर कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। एक बहुत बड़ा एरिया है जो पढ़ाई करने लायक होता है, मगर वो सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए अगर मैं वो सब बातें आपको बताऊं। बस सिंपली आप ये बात ध्यान में रखिए कि वो व्यक्ति रिट पिटीशन दायर कर सकता है जो एक्चुअली व्यथित है, जिसके साथ कुछ अन्याय हुआ है ऐसा उसे लगता है।
मतलब कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने उसके खिलाफ कुछ एक्शन ली है, या किसी ट्रिब्यूनल ने या किसी निचली अदालत ने उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास की है, या कोई क्वासी जुडिशल बॉडी ने उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास की है। इस तरह की कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जिसके वजह से उसे कानूनी तौर पे ठेस पहुंची है, और वो व्यक्ति होता है पर्सन अग्रीव्ड। तो ये बात हो गई सामान्य परिस्थिति में। मगर कुछ अपवादात्मक परिस्थिति में ऐसी व्यक्ति जो उस कॉज ऑफ एक्शन से जुड़ी नहीं है, उस तकलीफ से जुड़ी नहीं है, फिर भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकती है, ऐसा भी अपवाद उपलब्ध है। और ऐसा अपवाद तब होता है जब कोई व्यक्ति पब्लिक स्पिरिटेड हो गई हो और जनता के भले के लिए वो रिट पिटीशन दायर कर रही हो। और इस तरह से हम आते हैं उस एरिया में जिसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि ऐसी व्यक्ति जो जनता का भला होना चाहिए इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर निस्वार्थ भाव से जनता के एक सेक्शन के भले के लिए खुद न्यायालय में जाती है, क्योंकि जनता में से कोई भी जा नहीं पा रहा है किसी कारण की वजह से, तो वो उनके बिहाफ पर न्यायालय में जाकर न्यायालय से अपील करते हैं, मतलब गुजारिश करते हैं कि आप ऐसे ऐसे इशू में कृपया दखलंदाजी दें और ये जनता का सेक्शन जो है इनकी तकलीफ़ दूर कीजिए, आपके आदेश द्वारा दूर कीजिए। इस तरह से जब कोई स्ट्रेंजर न्यायालय में जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो अलाउड है। तो पब्लिक स्पिरिटेड जो होता है वो केवल व्यक्ति ही होता ऐसा नहीं है, और कई बार कई ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल एक्शन ग्रुप्स, NGOs ये भी पब्लिक स्पिरिटेड होते हैं और जेन्युइन कॉज के लिए कोर्ट में जाकर रिलीफ मांगते हैं। तो इस प्रकार से उनकी भी पिटिशंस मेंटेनेबल होती है। रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो ये कि रिट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, मतलब रिट इशू करने का अधिकार, ये जो शक्ति जो है हाई कोर्ट की, ये किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर से, टेक्निकलिटी से बाध्य नहीं है। न्यायालय काफ़ी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं इस बारे में, और भूतकाल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां न्यायालयों ने, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने, दोनों ने रिट्स के बारे में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। इस हद तक कि कई बार न्यायालय को मिला हुआ पत्र किसी व्यथित व्यक्ति से कहो या किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति से जो व्यथित व्यक्ति के लिए न्यायालय को पत्र लिखता है, तो वो पत्र को भी न्यायालय ने कई बार रिट पिटीशन करके ट्रीट किया है, कन्वर्ट किया है, और उसमें दखलंदाजी देकर अपनी कानूनी प्रोसीजर को थोड़ा सा बाजू में, मतलब टेक्निकल प्रोसीजर को बाजू में रख कर न्याय किया है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हम वकील और कानून के विद्यार्थी कानून की किताबों में पढ़ते हैं, और हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि ऐसे मौके पर कोर्टों ने दखलंदाजी करके एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को न्याय दिलाया। 1984 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के एक फेमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेटर पिटीशन एक्सेप्ट करने से मंजूर तो किया, मगर ऐसा भी एक नियम बनाया कि केवल किसी जज के नाम से दिया हुआ लेटर ये पिटीशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये पत्र चीफ जस्टिस और कंपेनियन जजेस के नाम से होना चाहिए। मगर कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को फ्लेक्सिबल कर दिया। 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता के केस में कहा कि किसी जज को भी व्यक्तिगत रीत्या भेजा गया पत्र जिसमें व्यथा दिख रही है, वो पत्र भी रिट पिटीशन करके ट्रीट किया जा सकता है। एक बात ज़रूर याद रखिए कि हर तरह का पत्र, कोई भी पत्र, किसी ने भी लिखा हुआ पत्र न्यायालय रिट पिटीशन ट्रीट नहीं करेगा, ऐसा उन पर बाध्य नहीं है। मगर वो पत्र जिसमें एक जेन्युइन शिकायत दिखती है, वो पत्र न्यायालय रिट पिटीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। ये उनके सूझबूझ पर, उनके मर्जी की बात होती है, क्योंकि ये उनकी शक्ति है।
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके लिए जल्द से जल्द पढ़कर समझा देता हूँ। कोर्ट ने कहा, बट इट इज़ नॉट दैट एवरी लेटर शुड बी ट्रीटेड एज अ रिट पिटिशन बाय द कोर्ट. इट इज़ ओनली वेयर अ लेटर इज एड्रेस्ड बाय द अग्रीव्ड पर्सन or by a public spirited individual, organization or social action group for enforcement of constitutional or legal rights of a person in custody or of a class or group of persons who, because of poverty, disability or economically disadvantaged position, find it difficult to approach the court for redress, that the court would be justified in treating such letter, telegram or communication as a writ petition. मतलब कि हर तरह का पत्र कोर्ट रिट पिटिशन में कन्वर्ट करने के लिए बाध्य नहीं है, मगर उस प्रकार का पत्र जिस पत्र में किसी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी या कोई आर्थिक दृष्टया कमज़ोर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके बिहाफ पर किसी ने भेजा हुआ पत्र, वो पत्र रिट पिटिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आप ये वीडियो में ये जान लिए कि कोर्ट पत्र पे रिट पिटिशन कन्वर्ट करता है, तो ये ना कीजिए कि आप कोर्ट में एक पत्र भेज दिए और एक्सपेक्ट करें कि अब हमारी रिट पिटिशन बन जाएगी। ऐसा नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन दायर करते वक्त पिटिशनर का जो इंटरेस्ट होता है वो सेल्फलेस इंटरेस्ट होना चाहिए, जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उस इंटरेस्ट में थोड़ा भी प्राइवेट इंटरेस्ट होने का स्मेल या डाउट कोर्ट को आता है तो कोर्ट वो याचिका खारिज कर देंगे, क्योंकि इस तरह की याचिका मेंटेनेबल नहीं होती। पब्लिक इंटरेस्ट का जो चोला पहनकर कोई न्यायालय के सामने सेल्फ इंटरेस्ट सर्व करने के लिए जाता है, मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जाता है, तो इस प्रकार की पिटिशन चल नहीं सकती और न्यायालय उसे कॉस्ट लगाकर खारिज कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर एक अलग वीडियो में डिटेल में बाद में बनाऊंगा, अभी उसके बारे में आप इतना जान लीजिए। इसके बाद एक और प्रकार होता है याचिकाकर्ता का, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पिटिशन, यानी कि प्रातिनिधिक रूप से दायर करने वाली की जाने वाली याचिका। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पिटिशन क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको जल्द से बता देता हूँ। देखिए, कई बार लीगल इंजरी जिसको हुई है वैसा एक ही नहीं मगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं। एक वो ग्रुप छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो ग्रुप में से सभी व्यक्ति न्यायालय में जाने की बजाय उनमें से एक व्यक्ति जिसको खुद को भी लीगल इंजरी हुई है और उस ग्रुप में जो दूसरे हैं उनको भी उसी प्रकार की लीगल इंजरी हुई है, तो वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का प्रतिनिधि इस रूप में वो केस दायर करके खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी रिलीफ मांग सकता है। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पिटिशनर, और वो जो याचिका दायर करता है उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पिटिशन। तो इतना सब समझने के बाद दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं तो वो टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोसीजर से बाध्य नहीं होते, काफ़ी फ्लेक्सिबल उनका जुरिस्डिक्शन होता है। इस वजह से न्यायालय कई बार उनके सामने पिटिशन ना भी हो तो भी खुद होकर भी ये जुरिस्डिक्शन, ये शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे कहा जाता है सुओ मोटू एक्सरसाइज ऑफ पावर। कई बार ये शब्द आपने पेपरों में सुना होगा या कहीं किसी न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा। सुओ मोटू यानी कि खुद होकर, खुद प्रेरित होकर। अब ये प्रेरित होने के माध्यम भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि किसी से कोई पत्र मिलना, या दूसरा माध्यम हो सकता है कोई टेलीग्राम मिलना। अभी तो टेलीग्राम का ज़माना नहीं रहा, पर वो ज़माने में टेलीग्राम्स होते थे। फिर तीसरा माध्यम हो सकता है कि न्यूज़पेपर में खुद ही कोई न्यूज़ पढ़कर जब न्यायाधीश को लगता है कि अरे ये एक मामला है जिसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, तो उस न्यूज़ आइटम को बेसिस बनाकर न्यायालय सुओ मोटू पिटिशन शुरू कर सकते हैं और उसमें वकील वगैरह खुद ही अपॉइंट कर, अमिकस क्यूरी अपॉइंट कर उसमें कार्रवाई कर सकते हैं।
तो ये सुओ मोटो एक्सरसाइज ऑफ पावर ये एक महत्वपूर्ण न्यायालय की शक्ति है। अब समझेंगे कि रिट पिटीशन किसके खिलाफ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, जल्द से जल्द रिवाइज कर देता हूँ कि रिट पिटीशन जो होती है ये राज्य के खिलाफ कर सकते हैं। राज्य यानी वो राज्य जो संविधान ने स्थापित किया है। राज्य यानी कि कोई राज्य सरकार ही नहीं, वो तो है ही राज्य, मगर संविधान ने स्थापित किया हुआ राज्य जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भी आते हैं। उसके अलावा रिट पिटीशन ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, मतलब कि जैसे लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे कि राज्य नहीं मगर राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं, उनके खिलाफ भी रिट पिटीशन हो सकती है और गवर्नमेंट कंपनीज के खिलाफ भी हो सकती हैं। तो जब आप रिट पिटीशन दायर करते हैं इन किसी के भी खिलाफ, तो जैसे कि मान लो आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं उन्हें पार्टी बनाना पड़ता है। या फिर अगर आपके खिलाफ कोई पब्लिक ऑफिसर कोई एक्शन ले रहा है जिसके खिलाफ आप पिटीशन करना चाहते हो, उस पब्लिक ऑफिसर को या उस पब्लिक अथॉरिटी को आपको रिस्पोंडेंट बनाना पड़ता है, पार्टी बनाना पड़ता है। अब वो पब्लिक ऑफिसर जिस डिपार्टमेंट का है, उस सरकार के डिपार्टमेंट को भी फॉर्मल पार्टी बनाना पड़ता है साथ ही में। तो इस प्रकार से आपको रिस्पोंडेंट जो है आपके केस में होंगे वो या तो सरकारें या पब्लिक अथॉरिटीज़ या पब्लिक ऑफिसर्स या कभी कभार ऐसी संस्थाएं जिसके ऊपर गवर्नमेंट का शासन का कंट्रोल होता है, या ऐसी संस्थाएं जिसे शासन फाइनेंशियल मदद करता है, या ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट स्थापित करती है, या ऐसी कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट के मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स है। मतलब कि गवर्नमेंट का, राज्य का कोई ना कोई पद्धति से कोई ना कोई एलिमेंट किसी भी संस्था में अगर होगा, कंट्रोल अगर होगा, तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। अब रिट पिटीशन किस उद्देश्यों के लिए दायर की जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि रिट पिटीशन दायर करने के दो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं आपके। पहला है आपके मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करना, और दूसरा आपके किसी और उद्देश्य के लिए भी रिट पिटीशन दायर आप कर सकते हैं। तो ये और उद्देश्य यानी कि कोई अन्य अधिकार जो मूलभूत अधिकार नहीं है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने की सोचते हैं, तो ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट को केवल और केवल मूलभूत अधिकारों के हनन के लिए ही रिट पिटीशन दायर करवा लेने की शक्ति है, चलाने की शक्ति है। और अगर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते हैं, तो हाई कोर्ट को केवल मूलभूत अधिकारों के लिए ही नहीं, तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, यानी कि किसी अन्य अधिकारों के हनन के लिए भी रिट पिटीशन चलाने का अधिकार है। मतलब कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन थोड़ा सा नैरोवर है। तो ये दो मुख्य उद्देश्य आपके रिट पिटीशन दायर करते हुए हो सकते हैं। अब जब मैं बात करता हूँ पहले उद्देश्य की, यानी कि मूलभूत अधिकारों का प्रोटेक्शन, तो इसमें कई सारी बातें आती हैं। मूलभूत अधिकार कहाँ दिए हैं? भारतीय संविधान के पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में ये शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से लेके तो आर्टिकल 35 तक। अब इसमें कई सारे प्रकार के मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे शुरू में समानता का अधिकार। अब इसके अंदर इतनी सारी बातें आ सकती है जिसमें आपके साथ असमानता हो किसी अथॉरिटी की तरफ से, तो इस बारे में आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। फिर समानता के अधिकार के और पहलू है। फिर आर्टिकल 15 में है कि जो हमारा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, केवल इन बातों को लेकर अगर हमारे साथ असमानता की जा रही है तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन का अधिकार। फिर आर्टिकल 16 में है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामलों में भी जो संधि है वो संधि में समानता का अधिकार वो भी हमें मिलना चाहिए।
फिर बहुत मतलब आगे हम चलते हैं तो हमें मिलता है कि मूलभूत अधिकार है अनटचेबिलिटी से छुटकारा, और उसके बाद महत्वपूर्ण अधिकार है राइट टू फ्रीडम, जिसमें कई सारे राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू assemble peacefully, freedom to move throughout the territory of India, freedom to practice any profession, और इस तरह के बहुत सारे फ्रीडम्स हमें दिए हुए हैं। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण अधिकार है कुछ गुनाहों के कन्विक्शन के बारे में महत्वपूर्ण अधिकार, जिसमें होते हैं राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी एक ही गुनाह करने के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती, वो टाइप का अधिकार। और फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में, जो है जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, एंड पर्सनल लिबर्टी या और व्यक्तिगत स्वातंत्र से भी, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, केवल तभी किया जा सकता है जब वो कानूनी तौर से जो प्रोसीजर दी हुई है उस प्रोसीजर के मुताबिक चलता है, तभी वो अपने जीवन से या अपने व्यक्तिगत स्वातंत्र से वंचित किया जा सकता है। तो इस तरह का मूलभूत अधिकार संविधान ने हर नागरिक को, देश में रहने वाले हर व्यक्ति को दिया है। तो उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, एंड देन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, एंड देन अपने राइट टू रिलीजन यानी धर्म का अधिकार, और फिर कल्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और फिर माइनॉरिटीज़ के कुछ राइट्स है। इस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स है उनके अगर हनन होते हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए आप ज़रूर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये बात हुई फंडामेंटल राइट्स के हनन के बारे में। अगर ये मैं इसके डिटेल में जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, थोड़ा सा कर्टेल करके हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा उद्देश्य है जिसके बारे में हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट्स रिट पिटीशन का अधिकार चला सकते हैं, शक्ति वापर सकते हैं, वो है कि एनी अदर पर्पज़, यानी कि कोई अन्य अधिकार जो मूलभूत अधिकार नहीं है मगर कोई भी अन्य अधिकार। तो ये अन्य अधिकारों का हनन जब राज्य से आपके खिलाफ होता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, या राज्य या इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ऑफ स्टेट, तब आप कोर्ट्स में जा सकते हैं। ये मूलभूत अधिकार भले ही नहीं हो, कोई अन्य अधिकार, तो अन्य अधिकार कौन से हो सकते हैं? तो अन्य अधिकार वो अधिकार होते हैं जो आपको संविधान के अलावा, संविधान के बावजूद किसी और कानून में मिले हो सकते हैं, या किसी और गवर्नमेंट रिजोल्यूशन में भी मिले हो सकते हैं, किसी और नोटिफिकेशन में भी मिले हो सकते हैं, किसी सर्कुलर में मिले हो सकते हैं, या किसी कस्टम द्वारा, मतलब कि किसी रीति रिवाज द्वारा जो प्राप्त हो सकते हैं वो भी मिले हो सकते। उनका हनन जब राज्य करता है या राज्य का कोई अधिकारी करता है तो उसके खिलाफ भी आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो मुझे एहसास है वीडियो ज़रा सा लंबा हो रहा है, तो 3 बातें, महत्वपूर्ण बातें हमने समझी कि रिट पिटीशन कौन दायर कर सकता है, किसके खिलाफ दायर कर सकता है, और वो दायर करके उसे क्या लाभ हो सकता है, रिट पिटीशन दायर करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हम समझी। क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, ये वीडियो है जिसके द्वारा मैं आसानी से ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए ये वीडियो में बहुत डिटेल में सभी कुछ कानूनी प्रावधान वगैरह मैं नहीं बता रहा हूं, मगर जो कुछ बता रहा हूं उन सभी को कानून का आधार है, इतना अब आप ध्यान में रखिए। तो अगर आपके कोई भी इस बारे में सवाल होंगे, कोई प्रश्न होंगे, कोई शंकाएं होंगी तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए। जहां तक हो सके मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।